हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल सुकून एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो आज जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिजिक्स का लेके आए हैं। यदि आप 2024 में क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जी दोस्तों, यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। चलते हैं, उससे पहले देख लें आज का मोटिवेशन क्या है। ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों छोड़ देते हैं। जी दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। वह दर्पण क्या है दोस्तों, आप सब बताइए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है केवल समतल, बी में दिया है केवल अवतल, सी में दिया है केवल उत्तल और डी में दिया है समतल या उत्तल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समतल या हो जाएगा उत्तल। समतल तथा उत्तल हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी में दिया है किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया दोस्तों इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश जो है गमन करती है सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश जो है दोस्तों, बता दें, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए दिया 1, ऑप्शन बी दिया 2, ऑप्शन सी दिया 3 और ऑप्शन डी दिया 4। तो क्या हो जाएगा आप सब बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए दिया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में दिया है कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में दिया आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया ध्वनि तरंग, बी में दिया विद्युत चुंबकीय तरंग, सी में दिया परावैंगनी तरंग और ऑप्शन डी में दिया इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अभी जस्ट आप सबको बताएं कि प्रकाश जो है तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए दिया वास्तविक, बी में दिया काल्पनिक, सी में दिया वास्तविक और काल्पनिक, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, कितना हो गया था? तो क्वेश्चन हो गया है 6 तक। क्वेश्चन नंबर होगा 7 नंबर दिया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए दिया अनंत है, बी में दिया है 0, सी में दिया 100 सेंटीमीटर, डी में दिया 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। ऑप्शन ए दिया ध्रुव, ऑप्शन बी में दिया अनंत और ऑप्शन सी में दिया वक्रता केंद्र, ऑप्शन डी में दिया फोकस पर। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसका आंसर हो जाएगा क्या दिया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के प्राप्त हो। तो समान आकार के प्राप्त होगा दोस्तों, कहाँ हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर होगा। वक्रता केंद्र पर जो होता है समान आकार का प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए दिया है सीधा और आवर्धित, बी में दिया उल्टा और आवर्धित, सी में दिया सीधा और हर्षित, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में होता है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सीधा और हर्षित होता है, सीधा और हर्षित होता है। आगे दिया 10 नंबर क्वेश्चन कि दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दिया, बी में दिया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी में दिया 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v दिया है और डी में दिया 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो इसका जो आंसर होता है तो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन दिया है ए नंबर, तो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन में दिया समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कार के अग्रदीप में दोस्तों मतलब पीछे का जो होता है बल्ब के पास, तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो ये जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। तो पश्च दृश्य कहेगा दोस्तों या साइड मिरर के रूप में, तो यहाँ जो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि कोई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो कह दिया कि कोई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये हो गया, मतलब ये मूल बिंदु है दोस्तों। तो इसके जो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई दूरी, सामने रखी गई दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा ऋणात्मक। ये दोनों जो होगा क्या होगा दोस्तों, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण का फोकस दूरी दोस्तों धनात्मक होती है, तो किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ऋणात्मक। यदि माइनस में उसका आवर्धन हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, उसका प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है तो वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर दिया, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दांत, कान, नाक ये सब जो डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस
दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरी होगी। ऑप्शन दिया क्या, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, बी में दिया दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, सी में दिया ए प्लस बी दोनों, और डी में दिया इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी दिया तो ए प्लस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो पर्दे पर प्राप्त, तो दोस्तों यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, तो दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप सब अच्छी तरह से याद भी किए होंगे। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो 20 नंबर दिया, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। वक्रता त्रिज्या मतलब दोस्तों आर का मान दिया 32 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, फोकस दूरी एफ का मान। तो एफ बराबर होता है r/2। 32 बटे यदि 2 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 16 प्लस या माइनस, तो दिया उत्तल दर्पण उत्तल होता है प्लस होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया, हजामत के रूप में, है ना, हजामत के रूप में किसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया 22 नंबर क्वेश्चन कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों क्या होता है। ऑप्शन क्या दिया, सीधा, उल्टा, ए प्लस बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया, गोलीय दर्पण के फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो संबंध है एफ बराबर r/2। r/2 या तो r बराबर रहेगा तो 2f हो जाएगा दोस्तों। अब ऑप्शन के अनुसार आप लगा लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया 24 नंबर दिया कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। क्या दिया कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया। तो वस्तु को आप कहाँ रखिएगा, वस्तु को आप कहाँ रखिएगा जो कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बन जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र के परे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यदि आप वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों सीधा होता है। तो दूर का प्रतिबिंब सीधा होता है तो मतलब हो जाएगा, इसका आंसर होगा उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल। और उत्तल क्या दिया दोस्तों, ठीक है, उत्तल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्राप्त होता है, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो निर्वात की अपेक्षा दोस्तों कम होती है वायु में।
29 नंबर क्वेश्चन दिया, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, समान होती है या भिन्न भिन्न होता है, या ए प्लस दोनों बी दोनों मतलब समान भी होता है भिन्न भिन्न होता है। नहीं दोस्तों, यदि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में जो है भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है प्रकाश की चाल। आगे क्वेश्चन नंबर यदि 30 देखे तो 30 दिया, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, ये अपवर्तन के कारण होता है। दोस्तों सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। यदि छोटा मछली भी बड़ा दिखाई देता है तो किसके कारण दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है जल में तैरती हुई मछली। आगे दिया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 दिया कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 दिया, आप अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है दोस्तों V/U हो जाता है। क्या होता है, V/U हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 दिया, किसी माध्यम की में अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R हो जाएगा, sin I/sin R। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, 35 नंबर कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक दोस्तों हीरा का हो जाता है। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। यदि बर्फ़ का अपवर्तनांक देखा जाए दोस्तों तो 1.33 होता है बर्फ़ का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 दिया, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, किस लेंस को दोस्तों अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। दोस्तों अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 नंबर दिया, निम्न में कौन लेंस के क्षमता का मात्रक है, तो लेंस के क्षमता का मात्रक दोस्तों डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायोप्टर, जिसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मीटर-1 इन्वर्स का पढ़ा जाता है, मीटर इन्वर्स भी होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप ध्यान से याद रखिएगा। आगे दिया है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की दोस्तों फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 दिया, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो सबसे अधिक जो होती है दोस्तों सबसे अधिक होती है, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन दिया हवा, जल, शीशा, हीरा। दोस्तों सो हवा में हो जाएगी, निर्वात में हो जाएगा। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 40 कि शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया, निर्वात है दोस्तों, इसको निर्वात कर दीजिएगा, निर्वात, निर्वात है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, निर्वात। तो लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यदि किलोमीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, तो दोस्तों एफ का मान दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसका बोल रहा है कि क्षमता का मान क्या होगा। यदि सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो पी बराबर होता है दोस्तों 100/f सेंटीमीटर होता है। 20 यदि 20 से भाग दे देंगे 100 में तो बचेगा कितना,
5 सेंटीमीटर प्लस में डायोप्टर हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 43 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। आगे दिया प्रकाश के बर्तन के कितने नियम हैं? पर दोस्तों प्रकाश के बर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 दिया, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा दोस्तों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 दिया, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10। और एंगस्ट्रॉम जो है किसका है? तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाता है। आगे 47 नंबर दिया है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों किनारों के अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच पर मोटाई होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 दिया, किस बिंब का वास्तविक समान आकार प्राप्त हेतु बिंब उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा? समान आकार का बोलेगा दोस्तों वक्रता केंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 दिया, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है दोस्तों जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और लेंस के बीच रखते हैं दोस्तों, फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, शकुना एकेडमी के नाम से टेलीग्राम, उस पर आपको PDF भी मिल जाएगा। हर संडे को मिलेगा दोस्तों, जो कि हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक दोस्तों करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 दिया दोस्तों, निम्न में से किस ही वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन ए कांच की पट्टी, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं फोकस कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दिया, फोटोग्राफिक कैमरा का भी दृश्यक होता है दोस्तों, ये जो होता है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया 53 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस जो है संभव है। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ही क्या हो जाएगा? तो दोनों ही हो जाएगा दोस्तों, 15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस दोनों ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 दिया, प्रकाश का चाल न्यूनतम होती है। सबसे कम दोस्तों प्रकाश की चाल किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में होता है। 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है ऑप्शन के अनुसार। आगे निर्वात में दिया तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अंतिम है, क्वेश्चन नंबर 55 है। तो 55 दिया, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है दोस्तों? तो किस रंग का? लाल हो जाएगा विचलन न्यूनतम। जिसका विचलन न्यूनतम होता है दोस्तों उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य यदि क्वेश्चन पूछे कि निम्न किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है तो दोस्तों हो जाएगा लाल, और सबसे कम हो जाएगा तरंगदैर्घ्य किसका? बैगनी का। और यदि पूछ दे कि विचलन जो है सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों? बैगनी का हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।